जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस की जिस श्रृंखला को स्टार्ट किए थे, इसी कड़ी की ये अगली क्लास है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी पर डे करते होंगे दोस्तों। और यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको नहीं मिलती होंगी उसको नोट डाउन भी करते होंगे और उसको याद भी करते होंगे, ठीक है। तो इतना तो करना ही चाहिए दोस्तों, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी क्लास को। दोस्तों, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, यानी कि गलत आपको बताना है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों के रिट जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति का अध्यादेश, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा है दोस्तों। तो गलत जो है वह है, आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो ये गलत है ना। हम लोग सबको पता है जो अनुच्छेद 143 में है दोस्तों, यह राष्ट्रपति का सलाह है। जो 143 में है इसमें क्या है, राष्ट्रपति का सलाह लेना, राष्ट्रपति का सलाह लेना। और किससे सलाह लेना, तो राष्ट्रपति का सलाह लेना सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति का सलाह लेना किस आर्टिकल में है, 143 में। और सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है या नहीं देता है, यह सुप्रीम कोर्ट के अपनी मर्जी होगी। और दी हुई सलाह राष्ट्रपति मानेगा कि नहीं मानेगा, ये भी राष्ट्रपति की अपनी मर्जी होगी, ठीक है। वैसे ये अपनी मर्जी से सलाह नहीं लेता, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह से ही ये सलाह लेता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है ना। 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति है इसमें 32 में। अनुच्छेद 226 में, इसमें भी हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है। इसको भी हम लोग संवैधानिक उपचार कहते हैं, हाई कोर्ट का संवैधानिक उपचार है ये। और 368 में दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो ये बाकी सारे ही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मतलब कि इसमें भी आपको गलत सुमेलित बताना है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, अच्छा इसमें एक तरफ पद है और दूसरी तरफ वो किसके द्वारा नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं, उसके बारे में मिलान है और आपको बताना है कि कौन सा एक मिसमैच है, गलत मिलान है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, महान्यायवादी संसद द्वारा नियुक्त होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग कहते हैं, सीएजी कहते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त है। दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कि गलत कौन सा मेल है। तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी, महान्यायवादी। और ये संसद द्वारा नियुक्त नहीं होता दोस्तों, ये किसके द्वारा नियुक्त होता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होता है। ये क्लियर है। जो महान्यायवादी होता है यह राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही उसके वेतन भत्तों को निर्धारित भी किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, महान्यायवादी का जो वेतन भत्ता है वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और महान्यायवादी की जो व्यवस्था है दोस्तों वो आर्टिकल नंबर 76 में है, ये ध्यान रखना है। जो राज्यपाल है वह 155 में है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी अनुच्छेद 155 के तहत। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 76 के तहत। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 148 के तहत। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है 324 के तहत, ठीक है। तो ये दोस्तों जो सही ऑप्शन है इसका बी है और वही रॉन्ग है, हमें बताना था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन सी समिति सिफारिश करती है। कौन सी समिति दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं उनकी नियुक्ति में कौन सी समिति या ग्रुप सिफारिश करता है। क्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होगा, क्या कॉलेजियम प्रणाली होगा, क्या संसदीय समिति होगी या मंत्रिपरिषद होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इनके जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना, कि जो जज होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट का जज। अच्छा मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूं जो आपको निहायत ही जरूरी है कि याद होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है। अगर कभी आपसे पूछे कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है,
तो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ऐसा नहीं होता कि वो किसी को भी जज बना देगा, हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज। तो ये नियुक्ति करता कैसे है? जो राष्ट्रपति है ये नियुक्ति किस बेस पे करता है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो 4 वरिष्ठतम जज होते हैं और एक मुख्य जज होता है, इनका एक ग्रुप होता है ना। और यही लोग नाम भेजते हैं राष्ट्रपति के पास कि भाई ये वैकेंसी है और ये नाम है, आपको इसी पद पर इन लोगों को नियुक्त करना है। तो दोस्तों जो वैकेंसी जितनी होती है उतना ही नाम भेजा जाता है इस जजों के ग्रुप के द्वारा। और ये जो जजों का ग्रुप है यही राष्ट्रपति को नाम देते हैं और राष्ट्रपति बाध्य है वो बात मानने के लिए, और उसी आधार पर वो जजों को अपॉइंट करता है। तो ये जो 5 जजों का ग्रुप है और जो ये नाम भेजते हैं दोस्तों, इसी सिस्टम को, इसी प्रणाली को कोलेजियम प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेजियम प्रणाली। तो कोलेजियम प्रणाली के द्वारा ही जो ये जजों का नाम चयन किया जाता है, जो फिक्स किया जाता है, यही नाम ये राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। हालांकि एग्जाम में हमेशा बताना है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्त नहीं करता, बल्कि वह कोलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर नियुक्त करता है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में कहा गया है? दोस्तों हमारे संविधान का जो भाग नंबर 9 है, तो भाग नंबर 9 में हम सबको पता है पंचायत है, भाग नंबर 9 में पंचायत है। और इसमें जो आर्टिकल है, आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक, यानी 243 से लेकर के 243 ओ तक इसमें आर्टिकल हैं। और इन्हीं में से दोस्तों कोई सा एक आर्टिकल है जो पंचायतों के चुनाव के बारे में बताता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? और वो आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अनुच्छेद 243 के है दोस्तों, अनुच्छेद 243 एल है, अनुच्छेद 243 एम है, या अनुच्छेद 243 एन है। ठीक है, तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, अनुच्छेद 243 के। इसमें ही पंचायतों का जो चुनाव होता है वह इसी आर्टिकल में व्यवस्था की गई है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य न करने से संबंधित है? यानी स्वयं के विरुद्ध हमारा एक मौलिक अधिकार है जो हम अपने विरुद्ध साक्ष्य या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होते। हमें संरक्षण प्राप्त है कि हम खुद के ही खिलाफ गवाही या साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं होंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो किस आर्टिकल के तहत हमारा ये मौलिक अधिकार है दोस्तों? क्या अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 22 है, या अनुच्छेद 23 है? और ये भी आपको याद होना चाहिए। ये दोस्तों जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में है क्या? तो अनुच्छेद 20 में दोस्तों दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई भी, ध्यान से सुनेंगे आप, कि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है ना, कोर्ट में है वो और दोषी पाया जाता है या उसके ऊपर दोषी करार करने की ऐसी कार्यवाही चल रही है, तो उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या मौलिक अधिकार हैं? तो इसमें आप 3 उसके मौलिक अधिकार ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इसके 3 मौलिक अधिकार है, 3 संरक्षण है उसको। क्या क्या 3 संरक्षण है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दोष सिद्धि, तो दोष सिद्धि है ये भी ध्यान रखना है, गिरफ्तारी नहीं है, दोष सिद्धि है। तो इसमें जो 3 संरक्षण है दोस्तों, तो पहला है भूत लक्षित कानूनों के आधार पर ही प्रक्रिया। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है कि जैसे वो पहले उसने अगर कोई गलती किया है और उस टाइम कोई कानून था, तो उसी कानून के अनुसार ही उसको सजा दिया जाएगा, बाद में उसको बाद के कानूनों के तहत उसे सजा नहीं दी जाएगी। गलती करते समय जो कानून था उसी कानून के तहत उसे सजा या दंड दिया जाएगा, और अगर वो कानून उस टाइम नहीं था तो उसको दंड भी नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने गलती किया और बाद में कानून बना, गलती वो पहले कर लिया, कानून बाद में बना और बाद के कानून के तहत उसे दंड दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो दूसरा होगा ये भी आपको ध्यान रखना है। जो दूसरा है, ये तो पहला है, इसमें दूसरा है दोस्तों कि अपने विरुद्ध जो गवाही न देने की बात है। एक तो ये है भूत लक्षित कानूनों के आधार पर ही प्रक्रिया चलेगा, एक तो ये है। दूसरा दिया हुआ है दोस्तों, आप नोट कर लेंगे, दोहरे दंड से
संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। देखिए दोस्तों, शब्द का, जैसे शब्द का चयन आप कुछ भी करिए, मतलब आपको याद होना चाहिए, है ना। तो दोहरे दंड से संरक्षण है इसमें। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई जुर्म किया है, कोई गलती किया है, तो उस पर केवल एक बार आपके खिलाफ दंड दिया जाएगा आपको। हाँ, वही गलती अगर आप दोबारा करते हैं तब आपको दोबारा दंड दिया जाएगा। अदरवाइज इस एक गलती की, आपने एक बार कोई गलती किया और आपने वो दंड झेल लिया, आपको दंड दे दिया गया, तो दोबारा फिर से उसी गलती का सजा आपको नहीं मिलेगा। और तीसरा यही है कि अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए या गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। 21 में क्या है, तो 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में क्या है, तो 22 में है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। और 23 में क्या है, तो 23 में है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम से निषेध, है ना, बलात्श्रम का निषेध है इसमें। भारत में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत हो सकता है। यानी ये दोस्तों कह रहा है, देखिए पहले हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि केंद्र में कितने मंत्री हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए लोग भर भर करके बहुत ज़्यादा मंत्रियों की संख्या को बढ़ा देते थे, है ना, क्योंकि मंत्रियों को बहुत अलग तरह के विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003। और इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत जो संख्या थी मंत्रियों की, केंद्रीय मंत्री परिषद होती है जिनमें सभी मंत्रियों का ग्रुप होता है, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। तो भाई ये पूरा मंत्रालय है, समझ लीजिए, इसके चारों तरफ कुर्सी है ना, यूँ समझिए कि इसके चारों तरफ कुर्सी है। कोई गृह मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, कोई विदेश मंत्री है, कोई रेलवे मंत्री है, सब अलग अलग मान लीजिए मंत्री हैं। और इनका पूरा जो ग्रुप होता है इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। इसको क्या कहते हैं, मंत्री परिषद बोला जाता है। तो मंत्री परिषद का जो ये पूरा मंत्री परिषद है, इसकी मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। अगर अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं होगा तो हो सकता है कि जो अभी सत्तारूढ़ दल है, जो अभी सत्ता पर पार्टी है, वो अपने सभी सांसदों को मंत्री बना दें, ऐसा भी तो हो सकता है। तो भाई इनके लिए एक लिमिट तय किया गया कि आप इस लिमिट से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाएंगे। तो वो कौन सा लिमिट है दोस्तों, 15% का लिमिट है। 15%, अधिकतम 15%। किसका 15%, तो लोकसभा का 15%, लोकसभा का 15%, ठीक है। तो लोकसभा का 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे से संबंधित है। दोस्तों हमारे संविधान में एक भाग है, भाग नंबर 11 है, और इसमें अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक के प्रावधान है, ठीक है। ये है केंद्र राज्य संबंध, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। और इसमें दो तरह के संबंध हैं, एक विधायी संबंध है, विधायी संबंध, और दूसरे हैं प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध, या कार्यपालिकीय संबंध भी बोलते हैं, या प्रशासनिक संबंध, ठीक है। 245 से 263 तक। लेकिन दोस्तों जो भाग नंबर हमारा 12 है, इसमें केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध दिया हुआ है, केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध, केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध। और इसमें जो आर्टिकल है वो 264 से लेकर के 300A तक दिया हुआ है, ठीक है। और ये सारे के सारे वित्तीय संबंधों की बात करते हैं। तो इन्हीं में से कोई सा एक केंद्र और राज्यों के बीच में जो करों के बंटवारे को लेकर के वो प्रावधान किया गया है। इसी में दोस्तों संचित निधि है 266 में, इसी में आकस्मिक निधि है 267 में, इसी में वित्त आयोग है 280 में। तो ये सारे के सारे इसी के बीच में आते हैं, जो भाग नंबर 12 में है, वित्तीय संबंध है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र राज्य के बीच में करों का बंटवारा करता है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। दोस्तों हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, तो इसको संवैधानिक दर्जा किस साल में दिया गया था, क्या 2018 है, 2019 है, 2020 है, या अभी तक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अभी तक नहीं है। क्लियर है। आप कहेंगे ऐसा क्यों सर, हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इसे संवैधानिक दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं है। ऐसे ही जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसको भी अभी तक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। तो संवैधानिक दर्जा का मतलब क्या होता है, उनको संविधान में किसी आर्टिकल के तहत स्थापित किया गया हो, तो ऐसी संस्थाओं को क्या बोलते हैं, संवैधानिक, है ना। तो क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक है, इसका प्रावधान आपको किसी आर्टिकल में नहीं मिलने वाला है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1993, ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993। और ऐसे ही दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1992, ठीक है।
राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? रिट जारी करने की शक्ति दोस्तों, रिट किसको? हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 228 या अनुच्छेद 229। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो रिट जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को है, और सुप्रीम कोर्ट को किसके तहत है? अनुच्छेद 32 के तहत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक है? यानी कि वो कौन सा ऐसा निकाय है, संस्था है जो संवैधानिक है? क्या राष्ट्रीय विकास परिषद है? क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है? क्या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है? या केंद्रीय सतर्कता आयोग है? इसमें से आपको बताना है कि सही जो विकल्प है वो चुनिए कि संवैधानिक संस्था कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना दोस्तों 102वां जो संविधान संशोधन था 2018 में, और 2018 में ही इसकी स्थापना हुई थी 102वां संविधान संशोधन, और किसी आर्टिकल में इसको स्थापित किया गया। तो किस आर्टिकल में स्थापित किया गया था? 338 बी। 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। जो एससी आयोग है यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है 338 में है। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है 338 ए में है, और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वह अनुच्छेद 338 बी में है, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और महिला आयोग अभी भी वो भी हैं, जो मानवाधिकार आयोग है। ये सब के सब जो संस्थाएं हैं इनको अभी भी संवैधानिक दर्जा नहीं है। ठीक है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है दोस्तों, इसकी स्थापना 1952 में 1952 में हुआ है। ये अरे क्या लिख रहा हूँ भाई, 1952 में है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है इसकी स्थापना 2010 में हुआ था, और जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये 1964 में हुआ है। तो इन संस्थाओं को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा का सत्र स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर सही करेंगे। जल्दीबाजी नहीं करना है, आप इसका एक बार इसको और रीड करिए, इसको एक बार और पढ़िए, और बताइए कि जो लोकसभा का सत्र स्थगित करने का अधिकार है वो किसके पास है? क्या राष्ट्रपति के पास है? क्या लोकसभा अध्यक्ष के पास है? प्रधानमंत्री के पास है? या मंत्रिपरिषद के पास है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा राष्ट्रपति नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसे? देखिए, हम सभी जानते हैं कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 85। इसमें जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति, तो इसको सत्र को बुलाना, तो सत्र को बुलाने को संवैधानिक भाषा में क्या बोला गया है? आहूत करना। तो सत्र को आहूत करना, सत्र को वापस करना, समाप्त करना, तो इसको क्या बोला गया है? सत्रावसान करना। तो सत्र को आहूत करना या सत्रावसान करना, या लोकसभा को भंग करना, या लोकसभा को विघटित करना, ये एक ही बात होता है, भंग और विघटित, है ना? भंग और विघटित, ये सारे के सारे जो अधिकार हैं वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। आहूत करने का मतलब सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना मतलब सत्र को समाप्त करना, और भंग करना, विघटित करना मतलब लोकसभा, राज्यसभा तो कभी भंग नहीं हो सकती, लोकसभा को भंग कर देना। ये अधिकार तो होता है राष्ट्रपति के पास। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है स्थगन। स्थगन का मतलब जब सत्र चल रहा हो, कार्यवाही चल रही हो डे बाई डे, और उसके बीच में ब्रेक करना, उसके बीच में ब्रेक करना, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? स्थगित करना। जैसे यह स्थगित करना कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ घंटों के लिए हो सकता है, कभी कभी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना? अनिश्चित काल के लिए का मतलब होता है कि फिर जब नेक्स्ट टाइम अध्यक्ष बताएगा समय तब आना है ना? कोई निश्चित समय नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है, कभी भी स्थगित की बात आएगी तो वो लोकसभा का अध्यक्ष। स्थगित का मतलब सत्र के बीच में जो रोका जाता है वो। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि गलत सुमेलित है? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 32 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इनमें से कौन सा एक गलत सुमेलित है, और वो जो गलत है, जो रॉन्ग है, वही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं है इसमें। जो अनुच्छेद 32 है इसमें संवैधानिक उपचार है, 5 प्रकार के रिट हैं, और जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, इस मौलिक कर्तव्य का प्रावधान आर्टिकल नंबर 51A में है, यानी कि 51A में है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट, संसद का कोई सदस्य बिना पूर्व सूचना के कितने दिन तक सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता सदन से समाप्त हो जाती है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। जैसे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, तो जो मेंबर हैं वो अगर बिना सूचना दिए, बिना वाजिब कारण के अब्सेंट हों, लगातार अब्सेंट हों, उन्होंने कोई सूचना नहीं दिया है, तो कितने दिन तक, जैसे आप लोग भी स्कूल में, कभी आप स्कूल में रहे होंगे, पढ़ाई करते रहे होंगे, तो टीचर एक लंबी छुट्टी के बाद आपके, अगर उसको आपने सूचना नहीं दिया है, एप्लीकेशन नहीं दिया है, तो एक लंबी छुट्टी के बाद वो क्या कहते थे कि भाई आपका नाम कट गया है ना। ऐसे ही लोकसभा और राज्यसभा में भी ये नियम है कि अगर बिना बताए, बिना वाजिब कारण के अध्यक्ष या सभापति, है ना, को बिना पूर्व सूचना दिए अगर आप लंबी छुट्टी लगा रहे हैं तो आपका नाम कट जाता है, यानी कि आपकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो कितने दिन तक अगर आप लगातार छुट्टी मारते हैं तो सदस्यता जाती है? तो क्या 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने या 6 महीने? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 2 महीने। क्लियर है? 2 महीने तक अगर आप बिना बताए लगातार छुट्टी मार रहे हैं तो आपकी सदस्यता चली जाती है। हालांकि इसमें जो बीच में छुट्टी होती है वो काउंट नहीं होता, 2 सत्रों के बीच का जो गैप होता है उसकी काउंटिंग नहीं होती इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भाषाओं का उल्लेख किस में है? क्या 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में और 10वीं अनुसूची में? दोस्तों अनुसूचियां मैं लगभग सारे ही प्रैक्टिस सेट में कोई ना कोई अनुसूची पूछता हूं, जानबूझ करके पूछता हूं, क्योंकि एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं, तो अब तक तो आपको याद हो जाने चाहिए, है ना। अगर अभी भी आपको अनुसूचियां याद नहीं है तो वास्तव में फिर आप गंभीर नहीं हैं पढ़ाई को लेकर के। ये आपको याद होना चाहिए कि सभी अनुसूचियों में क्या क्या विषय हैं। तो जैसे 7वीं अनुसूची है दोस्तों, इसमें क्या है? तो इसमें है विषयों का बंटवारा, यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो विषयों का बंटवारा है, तो विषयों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा। जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, इसमें है दोस्तों भाषाएं, जो 22 भाषाएं हैं हमारी, तो 22 भाषाएं, कितनी? 22। जो 9वीं अनुसूची है, इसमें क्या है? तो इसमें है जो भूमि सुधार था, अरे मैंने क्या लिख दिया भाई, भूमि सुधार। जो भूमि सुधार है दोस्तों, भूमि सुधार, भूमि सुधार के लिए जो 9वीं अनुसूची थी इसको जोड़ा गया था, और भूमि सुधार के लिए जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसको लेकर के आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते उन कानूनों को लेकर के, तो कानूनों का संरक्षण था इसमें, है ना। और 10वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है? तो ये दल बदल विरोधी कानून है, दल बदल विरोधी कानून है, ठीक है। और आप सबको पता होगा कि हमारे मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां आई थी। जो 9वीं है यह पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया, और जो 10वीं अनुसूची है ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था हमारी 10वीं अनुसूची को, तो ये भी ध्यान रहे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है? यानी कि यहाँ पे दोस्तों धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता पूछा हुआ है, तो क्या अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 27 है या अनुच्छेद 28 है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 26, ठीक है। अच्छा, हमारे संविधान का एक भाग है, भाग नंबर 3। कौन सा? भाग नंबर 3। इसमें जो टोटल मौलिक अधिकार, इसको क्या नाम है? मौलिक अधिकार ना, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और इसमें जो टोटल आर्टिकल है वो कितने आर्टिकल हैं? तो ये 12 से शुरू होता है और 35 पर समाप्त होता है, और इसके भीतर में कुल, इसके अंतर्गत कुल 6 प्रकार के अधिकार हैं। तो 6 प्रकार के अधिकारों में एक जो प्रकार है, 6 प्रकार के अधिकारों में एक प्रकार का जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता। कौन सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता। और जो धार्मिक स्वतंत्रता है दोस्तों, यह 25 से लेकर के 28 तक के प्रावधान किए गए हैं, यानी इसमें जितने भी आर्टिकल दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे आपको धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं। क्लियर है? सारे के सारे आपको क्या देते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। जैसे आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है, आप एज इट इज इसी शब्दों में अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। जैसे 25 में कहा गया कि भारत के प्रत्येक, यहाँ पे सभी व्यक्तियों के लिए है वैसे ये, 15, 16, 19, 29, 30 केवल यही भारतीय नागरिकों के लिए है, बाकी सबके लिए है ना। तो 25 में कहा गया है कि भारत में सबको किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने, प्रचार प्रसार करने, और है धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने और आचरण करने की, आचरण करने की
स्वतंत्रता होगी। आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, जिस धर्म में पैदा हुए हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसी धर्म को फॉलो करें। तो ये 25 में है। 26 में दोस्तों बताया गया है कि किसी भी धर्म को, धर्म समूह को अपना धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और उसका प्रबंधन करने के लिए, जैसे कि कोई मंदिर संगठन है, कोई मस्जिद संगठन है, तो इन सबको अपने संपत्ति का, अपने मंदिर का, अपने मस्जिद का या चर्च का, इन सारी चीज़ों का प्रबंधन करने का अधिकार होगा, है ना, मौलिक अधिकार होगा। सरकार उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये धार्मिक, देखिए ये व्यक्तिगत है, जो 25 है ये व्यक्तिगत है, और जो 26 है ये सामूहिक है। 27 क्या कहता है? 27 कहता है कि भाई राज्य द्वारा कभी भी कोई धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा। धार्मिक कर, धर्म के नाम पर कोई टैक्स लगा दिया, है ना, ताकि दूसरे धर्म को आगे बढ़ावा जाए। तो ऐसे 27 के तहत कहा गया है कि धार्मिक कर से स्वतंत्रता। 27 में कहा गया है कि सत्ता द्वारा बिना किसी वजह के जबरदस्ती कोई धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा, ताकि दूसरा धर्म आगे बढ़ावा दिया जा सके। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे मध्यकाल में एक प्रकार का टैक्स था जिसे जजिया कर कहते थे। तो वो एक धार्मिक कर था ताकि दूसरे धर्म को प्रमोट किया जा सके। तो ऐसा कोई राज्य द्वारा ऐसा कोई कर हमारे यहाँ नहीं लगाया जा सकता। ये 27 में है। और 28 में कहा गया है दोस्तों कि जो शैक्षणिक संस्थान होंगे, शैक्षणिक, तो जो शैक्षिक संस्थान होंगे सरकारी, है ना, जो शैक्षिक संस्थान होंगे, इसमें आप किसी को बाध्य नहीं करेंगे कि वो धार्मिक क्रियाकलाप करे, धार्मिक क्रियाकलाप करे या धार्मिक उपासना करे। क्लियर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 28 में है, तो ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया आपको। किस अनुच्छेद के तहत सदन में अध्यक्ष या सभापति के द्वारा निर्णायक मत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 100 या अनुच्छेद 108। एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इसका जवाब देने की कोशिश करिए। किस अनुच्छेद के तहत सदन में अध्यक्ष या सभापति द्वारा निर्णायक मत दिया जाता है? क्या अनुच्छेद 85 है, अनुच्छेद 93 है, अनुच्छेद 100 है, अनुच्छेद 108 है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 108। निर्णायक मत क्या होता है, ध्यान से समझिए। जब सदन में, किसी भी सदन में, किसी भी हाउस में वोटिंग होती है ना, मतदान होता है, जैसे लोकसभा है या राज्यसभा है, यहाँ पे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों के लिए, है ना, तो मेंबर लोग वोट करते हैं। पहले उस पर कोई भी बिल आता है, उस पर बहसबाजी होती है, फिर फाइनली उस पर वोटिंग होती है। तो जब इस पर वोटिंग होती है, 543 यहाँ बैठते हैं, 245 यहाँ हैं, तो जब इनके बीच में वोटिंग होती है और ऐसा हो गया कभी कि वोटिंग का जो नंबर है वो बिल्कुल बराबर आ गया, है ना, बिल्कुल बराबर आ गया। अब डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि इसको पास माना जाए या इसको फेल माना जाए, यानी 50-50% वाला स्थिति हो गया, या जितना पास करना था लगभग बॉर्डर लाइन पे आकर के रुक गया है। अब ये पास माना जाए या फेल माना जाए, यहाँ पर दुविधा हो, तो इस मामले में जो लोकसभा है, तो यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष, और जो राज्यसभा है, राज्यसभा में का हेड जो होता है सभापति, इन दोनों को ही अपना वोट देने का अधिकार होता है। ध्यान रखना है, अध्यक्ष और सभापति साधारण वोटिंग में कभी भी वोट नहीं डालते। साधारण, जब जैसे नॉर्मली वोटिंग होता है, इसमें तो वोट नहीं करते। ये केवल तभी वोट करेंगे जब वोटिंग बराबर की कंडीशन में होता है ना, जब मतदान का जो रिजल्ट होता है वो बराबर हो, तब वो ऐसी कंडीशन में अध्यक्ष या सभापति वोटिंग करते हैं, और इनके वोट को ही निर्णायक वोट कहते हैं। निर्णायक मत क्यों कहते हैं? निर्णायक मत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो वोट करते हैं उसी से डिसाइड हो जाता है कि ये पास होगा या फेल होगा, तो इसलिए इसको निर्णायक मत। तो अध्यक्ष लोकसभा में अपना निर्णायक मत देता है और सभापति अपने सदन में निर्णायक मत देता है। तो ये किस आर्टिकल में ऐसा प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 100 में दोस्तों ये प्रावधान है। ध्यान से सुनिए, 100 में 3 प्रावधान हैं। 100 में कितने प्रावधान हैं? 3। तो पहले तो सदन के मतदान की व्यवस्था बताई गई है ना, दोनों सदन में मतदान की व्यवस्था बताई गई है। 100 में मतदान की व्यवस्था बताई गई है। मतदान की व्यवस्था किसमें? 100 में। 100 में ही निर्णायक मत बताया गया है। निर्णायक मत, पहली बात तो ये बताया गया है कि सदन में मतदान कैसे होगा। दूसरे में ये बताया गया है कि निर्णायक मत कैसे, कौन देगा, तो सभापति या अध्यक्ष। और तीसरी में बताया गया है जो कोरम होता है, कोरम या इसी को गणपूर्ति कहते हैं। गणपूर्ति जो कितना होता है? 1/10, सदन का 1/10। तो 100 में ही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 85 में दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि राष्ट्रपति का सदन को बुलाना, सत्रावसान करना या सदन को भंग करना, ये 85 में है। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष का पद है। लोकसभा अध्यक्ष का पद है, अध्यक्ष का पद है, ये आपको ध्यान रखना है। 108 में संयुक्त बैठक है।
दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वह राष्ट्रपति बुलाएगा और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, यह सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है उस पर निगरानी की जाती है कि सरकार कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रही है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना 1964 में हुआ है और किस समिति की सिफारिश पर? मैं कई बार बता चुका हूं, संथानम समिति की सिफारिश पर, संथानम समिति की सिफारिश पर। क्लियर है? और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप नोट कर लेंगे, बहुत एग्जामों में ये पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति है जब ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की सिफारिश वो करता है, नियुक्ति करता है, तो ये किसके सलाह पर करता है? तो ये अपनी मर्जी से नहीं करता, यहाँ पर वो मंत्री परिषद की भी सलाह नहीं लेता, वो किससे सलाह लेता है, मतलब किसकी सिफारिश पर वो करता है? तो दोस्तों, एक चयन वो बनाया गया है, चयन समिति बनाई गई है ना, चयन समिति बनाई गई है, यानी कि एक ग्रुप बनाया गया है, वही जिसको कहेंगे राष्ट्रपति उन्हीं को नियुक्त करेगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में। तो उसमें शामिल कौन से लोग होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक तो होते हैं प्रधानमंत्री, है ना, जो चयन समिति होती है उसमें कौन लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं। एक होता है प्रधानमंत्री, जो होता है इसका अध्यक्ष, इस समिति का अध्यक्ष यही होता है। ये क्या है? चयन समिति। किसका चयन समिति? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का चयन समिति है, चयन समिति। ठीक है, ये बनाया जाता है और जब ये चयन कर लेते हैं तो फिर इनका काम खत्म हो जाता है। तो एक प्रधानमंत्री होते हैं इसमें, दूसरे होते हैं विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, और तीसरा दोस्तों होते हैं भारत के गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री। तो ये 3 लोग मिल करके चयन समिति में पार्टिसिपेट करते हैं और इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार के संबंध में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? दोस्तों, संसद के जो सदस्य होते हैं यानी जो सांसद लोग होते हैं उनके बहुत तरह के विशेषाधिकार होते हैं, जैसे कि वो सदन में रहते हुए किसी के भी ऊपर मतलब डिस्कस कर सकते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर वो टिप्पणी नहीं कर सकते। तो ऐसे इनके बहुत सारे विशेषाधिकार होते हैं। ये किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर जो 105 है इसी में इनके विशेषाधिकार का प्रावधान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू कराने की शक्ति देता है? जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उसको लागू कराने की शक्ति, तो अनुच्छेद 253 दोस्तों आप लोग जानते होंगे। 254 में जो अवशिष्ट विषय हैं उस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, यानी कि कौन सा एक सही सुमेलित है आपको बताना है। तो पहला है प्रश्नकाल, ये वैसे मतलब प्रश्नकाल 11 बजे से शुरू होता है, सांसदों द्वारा प्रश्न पूछना। शून्यकाल ये 12 बजे शुरू होता है, तात्कालिक मुद्दों पर चर्चा। स्थगन प्रस्ताव, सामान्य कार्य को स्थगित करने पर चर्चा होती है। और उपरोक्त सभी, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, है ना। प्रश्नकाल जो 11 बजे शुरू होता है इसमें सांसदों द्वारा प्रश्न पूछा जाता है सरकार से, और शून्यकाल इसमें जो तात्कालिक मुद्दे होते हैं उस पर पूछा जाता है और इसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता है, ये ऐसे ही पूछा जाता है। और दुनिया में जो शून्यकाल की देन है वो किसकी देन है? तो ये भारत की देन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे ही सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें भी बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 ए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 बी, और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सारे के सारे ही सही सुमेलित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के गठन से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये, कि जो विधान परिषद होते हैं, विधान परिषद, इनका गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? क्या अनुच्छेद 153? वैसे दोस्तों हमारे पूरे भारत में जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों में है ना। जैसे हमारे यहाँ संसद होती है तो संसद के होते हैं 2 हाउस, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ऐसे ही राज्यों में होता है विधानमंडल, और विधानमंडल भी 2 हाउस से मिलकर के बनता है, एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। लेकिन हमारे यहाँ जो विधान परिषद है वह राज्यों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है, यानी कि राज्य की मर्जी होगी तो वो विधान परिषद रखें या नहीं रखें। हालांकि संसद का इसमें बड़ा रोल होता है, संसद ही गठित करता है इसको लेकर के, है ना। हालांकि राज्यों को सिफारिश करना होता है संसद से। तो इसमें पूछा यह है कि जो राज्य विधान परिषद का गठन होता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है। तो देखिए, अगर आपको याद है तब तो ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो मैंने तरीका बताया है कि इसको कैसे निकाला जाए। तो मैंने आपको तरीका ये बताया दोस्तों कि आर्टिकल नंबर 72
आर्टिकल नंबर 72 से लेकर के 111 तक का कोई सा भी आर्टिकल हो जो सेंटर का है उसी को आप स्टेट पर अप्लाई कर देंगे। तो इसमें आपको जोड़ना क्या होता है 89। अगर आपने इसमें 89 जोड़ दिया, 72 से लेकर के 111 तक के बीच का कोई सा भी आर्टिकल अगर आपने इसमें 89 ऐड कर दिया तो वो सेंटर का स्टेट का निकल के चला आता है। जैसे 72 से लेकर के 111 के बीच में ये है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। तो जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है वैसे ही राज्यों में क्या होता है? विधान परिषद होता है। तो हमें विधान परिषद निकालना है, विधान परिषद देखना है, और इसीलिए तो हमने राज्यसभा का लिया है। तो राज्यसभा का प्रावधान किस आर्टिकल में है? हम सब जानते हैं 80 में है। तो इसलिए विधान परिषद का क्या होगा? तो 80 में आपको 89 ऐड करना होगा, है ना। 80 में 89 ऐड करेंगे तो 9 116 169 ही वो आर्टिकल होगा जिसमें विधान परिषद का गठन होगा। क्लियर है? तो अनुच्छेद 169, है ना। बाकी आप किसी भी आर्टिकल के बारे में निकाल सकते हैं ऐसा, है ना, बशर्ते आपको केंद्र का पता हो। जैसे केंद्र में लोकसभा, जैसे विधानसभा का निकालना हो। एक और एग्जांपल मैं देता हूं तो शायद आपको और क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए विधानसभा का हमें निकालना हो, हमें किसका निकालना हो? विधानसभा का, है ना। विधानसभा का आर्टिकल जानना हो, विधानसभा का। और जैसे राज्यों में विधानसभा होता है वैसे केंद्र में कौन होता है? तो केंद्र में होता है लोकसभा। और लोकसभा का आर्टिकल हमें पता होना चाहिए कि लोकसभा का आर्टिकल है 81। अगर आपको ये पता होगा तभी आप राज्य का निकाल पाएंगे, केंद्र का याद होगा तब आप राज्य का निकाल पाएंगे। तो केंद्र में लोकसभा का आर्टिकल कौन सा है? 81। तो राज्य में विधानसभा का आर्टिकल क्या होगा? तो 81 में आप 89 ऐड करेंगे, 89 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। यानी कि 170 में विधानसभा का गठन है दोस्तों। तो ऐसे आप किसी भी संगठन के बारे में या पद के बारे में निकाल सकते हैं आसानी से। निम्नलिखित में से किसका वेतन दिया हुआ है? संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसका वेतन संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है? क्या राष्ट्रपति का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का, इनमें से सभी का? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी का, है ना। यहाँ ध्यान रखना है सीएजी का भी जो वेतन होता है वह संसद ही निर्धारित करता है, यहाँ पे दोस्तों अगर आपसे हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, उच्च न्यायालय जो राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के जज की सैलरी पूछे तब भी आपको बताना है संसद ही, है ना। इसमें हमें लगता है कि राज्य का विधानसभा सही आंसर होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। राज्य का विधानसभा हाई कोर्ट के जजों की सैलरी नहीं निर्धारित करता। जो हाई कोर्ट के जजों की सैलरी निर्धारण की बात है तो इनके सैलरी का निर्धारण भी संसद करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और किसका नहीं करता है दोस्तों? तो महान्यायवादी की जो सैलरी है यह संसद निर्धारित नहीं करती। फिर कौन करता है? तो यह निर्धारित करता है राष्ट्रपति। कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि ये पूछा है जिसका आधार क्या है। तो हम सबको पता है कि हमारी जो राज्यसभा है, राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? तो टोटल जो अधिकतम संख्या है 250 है। 250 में ये बताया गया है कि 230 जो होंगे, 230 ये होंगे, नहीं 238 जो होंगे ये होंगे निर्वाचित, और जो 12 होंगे ये होंगे मनोनीत। क्लियर है? और इनमें भी 238 में दोस्तों जो 230 होते हैं ये होंगे केंद्र से, मतलब कि राज्यों से, केंद्र बोल रहा हूँ मैं, राज्यों से होते हैं, राज्य से। और जो 8 होंगे वो हैं यूटी से। ठीक है, तो ये 12 जो मनोनीत हैं, ये जो 12 मनोनीत की व्यवस्था है, ये 12 के 12 सभी पदों पर मनोनीत किया जाता है। और मनोनीत किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। इनको चुनाव नहीं लड़ना होता। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा में भेज सकता है, बशर्ते उसका ये बैकग्राउंड हो, उसका ये आधार हो कि उसे इस क्षेत्र का वो व्यक्ति हो। तो किस क्षेत्र में उसे महारत हासिल हो? पहला ऑप्शन है कला, खेलकूद, विज्ञान, साहित्य। दूसरा है सहकारिता, विज्ञान, खेलकूद, साहित्य। तीसरा है कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। और चौथा है खेलकूद, समाज सेवा, कला और विज्ञान। दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सोचें और बताएं कि सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। यही 4 आधार हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है। ध्यान रखना है कि ऐसे ही जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल भी जो विधान परिषद होते हैं, विधान परिषद में सदस्यों का मनोनयन किया करता है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, लेकिन वह कितने आधार पे? तो वो 5 आधार पे। राज्यपाल जो मनोनीत करता है वो 5 आधार पे, 4 तो यही सेम है, 5वां इसमें है दोस्तों सहकारिता। अगर इसमें आप सहकारिता भी जोड़ देंगे तो राज्यपाल इन 5 आधारों पर लोगों को मनोनीत करता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक गलत सुमेलित है दोस्तों? अनुच्छेद 51A 42वां संविधान संशोधन, पर्यावरण संरक्षण मौलिक कर्तव्य, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना मौलिक कर्तव्य। तो इसका आप लोग बताइए कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, है ना, गलत सुमेलित है ना। तो इसका जवाब करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको क्लास कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया हमारे पास जरूर भेजिए। और दोस्तों आज से हम लोग एक नई माइक के साथ प्रयोग किए हैं, तो आवाज़ कैसी है, वीडियो में क्या क्लियरिटी है, क्या अच्छाई है, बुराई है, ये प्रतिक्रिया भी हमारे तक जरूर पहुंचाइए दोस्तों। बाकी जो सुधार है वो तो निरंतर होता रहेगा। आज के लिए इतना ही। बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।